Welcome students. Today our topic is endoplasmic reticulum for BSc Part 1 students. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतद्रव्य जालिका भी कहते हैं, ये जो अंतद्रव्य जालिका ये लगभग सभी जंतु एवं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन मैमल्स में जैसे ह्यूमन बींग्स के आरबीसी में या प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 में इसकी खोज की थी। फिर पोर्टर ने ही इसके बारे में इसको नाम दिया अंतर्द्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने 1897 में इसका सूक्ष्मदर्शी से इसको पढ़ा और इसका नाम दिया एर्गेस्टोप्लाज्म। फिर रॉबर्टसन ने 1955 में इसका प्रोटोप्लाज्म से क्या संबंध है और ये इकाई के रूप में काम करता है, इसके बारे में वैक्यूलर सिस्टम के बारे में बताया। रॉबर्ट और नोविन्स्की और सेज नामक वैज्ञानिक ने 1970 में इसको नाम दिया साइटोप्लाज्मिक वैस्कुलर सिस्टम, कोशिका द्रव्यी रिक्तिका तंत्र। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्य जालिका है ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती और सभी यूकैरियोट्स में सिवाय कुछ अपवादों के पाई जाती है। अब इससे संबंधित इसको देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप चित्र में देख रहे हैं न्यूक्लियस के पास पाया जाता है राइबोसोम के उधर आपको दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चित्र दिख रहे हैं, कुछ लंबे लंबे हैं और कुछ के ऊपर छोटे छोटे से दाने दिख रहे हैं। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी को देखें, आकारीय रचना को, तो अंतःप्रद्रवी जालिका कई रूपों में कोशिका कला के समान ही होती है और इसके अंदर जो कई स्थानों पर ये जालिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जुड़ी रहती है, इसीलिए आपको चित्र में न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार ये फिर ट्रांसपोर्ट का काम करती है, दोनों को कनेक्ट करती है। तो अगर हम इसको मॉर्फोलॉजी को देखें तो इसके अंदर तीन प्रकार सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स आकार की रचनाएं के रूप में ये पाया जाता है। इन तीनों रूपों में जैसे सबसे पहले लेंगे सिस्टर्ने, 40 से 50 माइक्रोमीटर लंबी चपटी नलिकाएं हैं जो समानांतर ढेरी के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। इनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और ये मुख्यतया प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव जो सेल्स होते हैं उनमें अधिक पाई जाती हैं, जैसे कि लिवर सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स आदि में। दूसरी है ट्यूब्यूल्स। अगर हम ट्यूब्यूल्स को देखें, इसको बोलते हैं नलिकाकार संरचनाएं। इनकी आकृति व्यवस्था अनियमित सी होती है और इनका डायमीटर 50 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। इनकी सतह चिकनी होती है और ये ब्रांच्ड होती हैं, रेखित, अतिशाखित। अब इनमें नॉन सेक्रेटरी अस्त्रावी कोशिकाओं जैसे कि स्ट्राइटेड मसल सेल्स में ये पाई जाती हैं, जैसे रेखित पेशीय कोशिकाओं में अधिक पाई जाती हैं। फिर है वेसिकल्स, ये थैलेनुमा संरचनाएं हैं, 20 से 500 माइक्रोमीटर व्यास की संरचनाएं हैं और आकृति में मुख्यतया ओवॉइड या अंडाकार होती हैं, गोलाकार होती हैं। ये लिवर और पैनक्रियाटिक सेल्स के अंदर इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। जब इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें भी डबल यूनिट मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली युक्त ऑर्गेनली है ये, और जिसमें इसकी जो मेम्ब्रेन की मोटाई है 5 to 6 nm तक की होती है और इसके अंदर जो बीच में फिर स्पेस रह जाती है दो यूनिट के बीच, दो मेम्ब्रेन के बीच में, उसको
इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। अंतरासिस्टर्नल गुहा जिसकी चौड़ाई लगभग 70 से 100 माइक्रोमीटर तक की होती है। फिर हम देखेंगे कि कितने प्रकार की या क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण अंतःप्रदयी जालिका का होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली है चिकनी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी है दानेदार या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले वाली को देखते हैं। जो पहले वाली है यानी कि चिकनी या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लें हम, तो बाह्य स्तर पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। इस प्रकार का जो जाल का हिस्सा है मुख्यतः वो लिपिड और स्टीरॉइड्स के सिंथेसिस में जो सेल्स काम में आती हैं उन्हीं के अंदर ये इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। फॉर एग्जांपल किडनी के अंदर, आँखों की सेल्स में, इंटेस्टाइनल सेल्स में, और जो ग्लाइकोजन स्टोर करती हैं ना सेल्स लिवर के अंदर, उनमें पाई जाती हैं। फिर दूसरी प्रकार हम देख लें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार की जालिका जो है इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनकी वजह से इसके अंदर प्रोटीन्स की मात्रा का या प्रोटीन सिंथेसिस में जो एक्टिव सेल्स होते हैं उनमें ही इनकी संख्या या ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लिवर सेल्स, गॉबलेट सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स आदि। फिर हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केमिकल कंपोजिशन देखें तो जैसे और दूसरे ऑर्गेनेलीज होते हैं इसके अंदर लिपिड पाया जाता है, और ये जो लिपिड है ये फॉस्फोलिपिड प्रकृति का है। एग्जाम्पल्स जैसे लेसिथिन, सिफेलिन, नॉसिटॉल ये पाया जाता है। फिर इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और जो प्रोटीन हैं ये किस रूप में पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर केमिकल्स जो एंजाइम्स बनाते हैं उस रूप में ये प्रोटीन्स की मात्रा इनमें अधिक पाई जाती है। तो कौन कौन से मुख्य एंजाइम्स हैं जिनको 2-4 को नाम हम याद कर सकते हैं? स्टीयरेसिस, NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेस, NADH डाइफोरेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड ATPase। ये सभी एंजाइम्स अपने बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में काम में आते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य को देखें तो सबसे पहला कार्य है कि मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक आधार देता है। तो कोशिका द्रव्य जालिका जो है ये एक स्केलेटन के रूप में सेल्स के अंदर पाई जाती है। फिर दूसरा है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, नेसेसरी मटेरियल्स, आवश्यक पदार्थों का विनिमय। तो इस जालिका की वजह से, क्योंकि ये जाल के रूप में फैली रहती है और नलिका के रूप में होती है, तो आवश्यक जो पदार्थ हैं वो एक से दूसरे स्थान पर इसके द्वारा आसानी से सेल में कहीं भी पहुंचाए जा सकते हैं। फिर तीसरा देखेंगे इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, अंतः कोशिकीय अभिगमन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने अभी पढ़ा ही है जैसे कि ये मेम्ब्रेन फ्लो सिस्टम होता है कि कोई भी मेम्ब्रेन इसमें घुस गया फिर दूसरे में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। बेनेट नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था कि ये जो इसके अंदर सामान जो भी मटेरियल हम जैसे RNA है या कोई और मटेरियल है वो आसानी से इसके द्वारा मेम्ब्रेन फ्लो सिस्टम से पहुंचाया जा सकता है। फिर है इंट्रासेल्युलर कंडक्शन, तो अंतः कोशीय संवहन। इसके अंदर इलेक्ट्रिक क्या होता है कि इसके अंदर बाह्य और आंतरिक सतह पर
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं सांद्रता प्रवणता, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न होते हैं जैसे कैल्शियम आयंस की वजह से। मान लो जैसे आप मस्कुलर मसल सेल्स के अंदर देखते हैं तो वहाँ जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन है, आयनिक फॉर्म में जब कैल्शियम का संचारित होता है तो तभी वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये इस कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मदद करने वाली होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे ग्लाइकोजन और फैट के मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम्स होते हैं वो इसमें इसके द्वारा पाए जाते हैं। फिर है सिंथेटिक एक्टिविटी, संश्लेषणी क्रियाएं, जैसे प्रोटीन और फैट्स। प्रोटीन व वसाओं का जो सिंथेसिस है वो एंजाइम्स पर निर्भर है और वो एंजाइम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। लिवर के अंदर कोशिकाओं पर जब देखा गया तो पता चला कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ अदर मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स, कोशिका की अन्य कलायुक्त रचनाओं का निर्माण। जब हम गोल्जी बॉडी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि गोल्जी बॉडी का निर्माण के अंदर वैज्ञानिकों ने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे विभाजन होते हैं और वेसिकल्स बनते हैं और वो फिर बड ऑफ मुकुलित होकर के दूसरे ऑर्गेनली बना सकते हैं। फिर है डिटॉक्सिफिकेशन। एक डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा वो है कि इसकी जो चिकनी वाली सतह होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसके अंदर निराविषीकरण का गुण होता है। इसका एक्सपेरिमेंट किया था कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं इनको ये अपने में ले लेता है और बाहर निकालने में मदद करता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि बहुत सारे गुण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बहुत सारे फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। थैंक्स।